Hello everyone, my name is Anjali and here at Straight Zero we are trying to help to pace up your preparation for the upcoming UP PET 2022 and as you can see कि हमारे पास ये जो सीरीज है दिस इज द सीरीज ऑफ करंट अफेयर्स मार्च 22 वाला हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं और जनवरी फरवरी हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये सीरीज आपका हेल्प करेगा क्विक एंड एफिशिएंट रिविजन में विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस। So question number 1, how many castes of Uttar Pradesh are to be added to the list of scheduled tribes as per a bill introduced in Lok Sabha? तो ऐसी कौन सी और कितनी ट्राइब्स हैं मेरे पास उत्तर प्रदेश की जिसको लोकसभा के बिल में इन्होंने स्केड्यूल्ड ट्राइब वाली लिस्ट में ऐड कर दिया है? तो आंसर टू द क्वेश्चन इज 6, डी ऑप्शन 6। और कौन कौन सी ऐड हुई हैं? दे आर गोंड, धुनिया, नायक, ओझा, पठारी एंड राजगोट। इनको स्केड्यूल्ड कास्ट की लिस्ट से निकालकर स्केड्यूल्ड ट्राइब की लिस्ट में डाला गया है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश की 15 ऐसी कास्ट हैं जो अब स्केड्यूल्ड ट्राइब की लिस्ट में आती हैं। ये जो डायग्राम यहाँ पे दिख रहा है आपको, इसमें डिस्कस किया गया है स्केड्यूल्ड ट्राइब का पॉपुलेशन। तो यूपी में 0.6% ऑफ इंडिया स्केड्यूल्ड ट्राइब एग्जिस्ट करते हैं एंड देयर आर 5 रीजन्स जहाँ पे स्केड्यूल्ड ट्राइब्स बिल्कुल नहीं है। आप लोग अगेन मैप पे देख सकते हो। तो वाइट रीजन जिसमें पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा एंड पुडुचेरी आ जाता है, जिसे हम लोग पौंडीचेरी भी बोलते हैं। तो दीज आर द लोकेशंस जहाँ there is no scheduled tribe in this region. I hope this is clear. हमारे पास हर इंग्लिश स्लाइड के बाद हमारे पास यहाँ पे हिंदी ट्रांसलेशन भी गिवन है। अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से पॉज करके यू कैन रीड इट अकॉर्डिंगली, राइट। अब देखो, अगर हम लोग यहाँ पे रैंकिंग्स देखते हैं तो टॉप पे मध्य प्रदेश आ जाता है जहाँ पे सबसे ज़्यादा स्केड्यूल्ड ट्राइब एग्जिस्ट करते हैं। तो ऐसे करके मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, दीज आर द टॉप 3 states. I hope this is clear. Next question, who among the following was honored with Padma Vibhushan posthumously in March 2022? किनको मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया गया है मार्च 22 का? वैसे तो हमारे पास टोटल 4 रिसिपिएंट्स है पद्म विभूषण के, बट उनमें से एक नाम यहाँ पे गिवन है इन द ऑप्शंस। द आंसर टू द क्वेश्चन इज ए कल्याण सिंह। ये थे 4 में से एक जिनको पद्म विभूषण दिया गया है। द 4 पर्सनालिटीज वर मिस प्रभा अत्रे, राधाश्याम खेमका, जनरल बिपिन रावत, श्री कल्याण सिंह। 3 पॉस्टमसली दिए गए हैं, मरणोपरांत दिए गए हैं। ये इनके फील्ड्स गिवन है एंड द स्टेट्स दे बिलोंग टू। एंड राधेश्याम खेमका एंड कल्याण सिंह ये दोनों कहाँ से हैं? यूपी से थे, ठीक है। पद्म विभूषण अवार्ड्स फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने दिए हैं। आप लोग मेरे को चैट बॉक्स में बताने वाले हो कि जो न्यूली अपॉइंटेड प्रेसिडेंट हैं, 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, वो कौन है? Try to write it down in the chat box. I'll be waiting for your answers. तो जब हम लोग पद्मा अवार्ड्स का बात करते हैं तो पद्मा अवार्ड्स 3 कैटेगरीज मतलब विभूषण, भूषण, श्री, और इस बार 4 विभूषण, 17 पद्म विभूषण और 107 पद्मश्रीज दिए गए हैं। टोटल 64 पद्मा अवार्ड्स हैज बीन कॉन्फर्ड। और जो कल्याण सिंह यूपी से, ही इज फ्रॉम अलीगढ़, ठीक है। और ये सिविलियन अवार्ड्स हैं। दीज आर द टॉप आउट ऑफ द टॉप 4 सिविलियन अवार्ड्स, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स ऑफ द कंट्री। टॉप पे भारत रत्न और बाकी 3 मतलब सेकंड पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्मश्री, ये इसके रैंकिंग्स हैं, राइट। अगेन द हिंदी ट्रांसलेशंस, दीज आर द पीपल। ये बिपिन रावत है, ये प्रभा अत्रे हैं, ही इज राधाश्याम खेमका एंड ही इज कल्याण सिंह। कल्याण सिंह फॉर्मर गवर्नर ऑफ राजस्थान भी रहे हैं, ठीक है। Who among the following was elected as the Speaker of 18th Legislative Assembly of Uttar Pradesh? 18th Legislative Assembly के स्पीकर कौन अपॉइंट हुए हैं रिसेंटली? तो his name is सतीश महाना।
सतीश महाना जो 23rd स्पीकर ऑफ द असेंबली बने हैं आफ्टर रिप्लेसिंग पंडित हृदय नारायण दीक्षित इन द यूपी लेजिस्लेटिव असेंबली, और पुरुषोत्तम दास टंडन जो थे वो फर्स्ट स्पीकर ऑफ द असेंबली रह चुके हैं। जब हम लोग लेजिस्लेटिव असेंबली का बात करते हैं या फिर लोकसभा का बात करते हैं तो इसके हेड कौन रहते हैं? स्पीकर ऑफ द हाउस, है ना। स्पीकर विल बी द हेड ऑफ द हाउस। बाइकैमरल लेजिस्लेटर यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। बाइकैमरल लेजिस्लेटर का मतलब होता है टू हाउसेस, मीन्स लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। और इंडिया में ऐसे सिर्फ 6 स्टेट्स हैं जहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों एग्जिस्ट करते हैं, मतलब ये बाई कैमरल स्टेट्स हैं। और वो 6 स्टेट्स हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र। पहले जम्मू एंड कश्मीर 7 स्टेट थी, बट आफ्टर 2019 जब से इसको यूटी में कन्वर्ट किया गया है, लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर अलग अलग किए गए हैं, यूनियन टेरिटरीज बना दिए गए हैं, तब से वी आर हैविंग जस्ट 6 बाइकैमरल स्टेट्स इन इंडिया, दैट इंक्लूड्स उत्तर प्रदेश। दिस इज अ ट्रिक टू लर्न इट। पॉज द वीडियो एंड जस्ट गो थ्रू इट वंस। Fourth question is, who among the following presented the Lok Nirmala Samman to a folk singer? लोक निर्मला सम्मान कॉन्फर किया गया है उत्तर प्रदेश में। किसने कॉन्फर किया है? द आंसर इज आनंदीबेन पटेल। इन्होंने कॉन्फर किया है, एक फोक सिंगर को ये अवार्ड दिया है। आनंदीबेन पटेल जो है वो गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश है और ये अवार्ड दिया गया है शारदा सिन्हा को। शारदा सिन्हा इज अ मैथिली फोक सिंगर फ्रॉम बिहार जिनको ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। और ये जो अवार्ड है लोक निर्मला सम्मान है, ये किसने स्टार्ट किया था? इट वाज स्टार्टेड बाय मालिनी अवस्थी जो कि सेक्रेटरी है सोन चिड़ैया संस्था की, यूपी बेस। उन्होंने खोली थी 2020 में अपने मदर की याद में जिनका नाम था निर्मला अवस्थी। और जो सोन चिड़ैया इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ये हेल्प कर रहा है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं, छोटे छोटे ग्रुप्स जो रूरल एरियाज में बनाए जाते हैं बाय द लोकल पीपल, जिसके थ्रू अब इस मतलब प्रोग्राम के थ्रू सोन चिड़ैया के थ्रू ये लोग क्या कर सकते हैं? मार्केट कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट्स को बेच सकते हैं, सबको दिखा सकते हैं। दिस इज अ पिक्चर ऑफ शारदा सिन्हा, राइट और यहाँ पे इस डायग्राम में, इस पिक्चर में यू कैन सी ये शारदा सिन्हा है और ये हमारे पास है एंड शी इज मालिनी अवस्थी। Moving to the next question, who among the following was honored with लोक निर्मला सम्मान by उत्तर प्रदेश गवर्नर? पहले तो आप मुझे उत्तर प्रदेश के गवर्नर का नाम बता दो, मैंने जस्ट अभी आपको बताया। तो पॉज द वीडियो एंड जस्ट आंसर दिस क्वेश्चन, इससे रिविजन हो जाएगा पिछले क्वेश्चन का साथ के साथ। तो कौन है इसमें से जिनको दिया गया है निर्मला सम्मान अवार्ड इस वर्ष? इट वॉज गिवन टू शारदा सिन्हा, राइट। एंड शारदा सिन्हा मैथिली लैंग्वेज, इसमें हमारे पास फोक सिंगर हैं। शी वॉज अवॉर्डेड पद्मश्री इन द ईयर 2018 एज वेल, मैथिली फोक सिंगर। और संगीत नाटक अकेडमी में हमारे पास इस पूरे प्रोग्राम को रखा गया था, इवेंट को रखा गया था, जहाँ पे 1 लाख प्लस हमारे पास क्या दिया गया है? पर्टिकुलर अवार्ड दिया गया है बाय आनंदीबेन पटेल टू शारदा सिन्हा। यहाँ पे पिक्चर में आई ट्राई टू शो यू द वेरियस फेमस फोक डांसर्स ऑफ द स्टेट्स ऑफ इंडिया, जिसमें कथक मेजरली यूपी का है, मणिपुरी, साथिया, ओडिशी, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम स्टेट वाइज, राइट। पॉज इट एंड गो थ्रू इट। उत्तर प्रदेश में कथक के अलावा भी कुछ फेमस फोक डांसेस हैं जैसे कि स्वांग, रासलीला, नौटंकी, कथक, मयूर नृत्य, ठीक। अगेन द हिंदी ट्रांसलेशन, कुछ इम्पॉर्टेंट लोकगीत भी हैं उत्तर प्रदेश के। दे आर हरदौल जो बुंदेलखंड में फेमस है, लंगूरिया ब्रज क्षेत्र में फेमस है, कजरी पूर्वांचल क्षेत्र में फेमस है, नकटा इज इन अवध, राइट। दिस वाज इजी टू लर्न। At which of the following stadiums Yogi Adityanath took oath as the chief minister for the second time? योगी आदित्यनाथ जो दूसरी बार यूपी के सीएम बन गए हैं वो भी कॉन्जिक्यूटिवली, उनकी जो ओथ सेरेमनी थी वो कहाँ पे ली गई थी?
तो इट वॉज एट प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी एकनाथ स्टेडियम। ये तो हमें पता है, कोई भी एमपी हो, कोई भी एमएलए हो, तो उनके ओथ लेना पड़ता है, और ओथ सीएम को कौन दिलवाता है? गवर्नर दिलवाता है ना। तो गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। तो गवर्नर इज आनंदीबेन पटेल, जिन्होंने ओथ एडमिनिस्टर की है, करवाई है टू द एमएलएज ऑफ द स्टेट इंक्लूडिंग योगी आदित्यनाथ एट प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी एकनाथ स्टेडियम, जो लखनऊ में है। इनके साथ साथ 2 डेप्यूटी सीएम्स भी अपॉइंट हुए हैं, जिनका नाम है ब्रजेश पाठक एंड केशव प्रसाद मौर्य। यहाँ पे पिक्चर में आपको दिख जाएंगे दोनों, एंड ही इज योगी आदित्यनाथ। ये पिक्चर है हमारे पास गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश की आनंदीबेन पटेल, जो फॉर्मर सीएम ऑफ गुजरात भी रह चुकी हैं। तो योगी आदित्यनाथ री इलेक्ट हुए हैं, और ये पहली बार हुआ है इन द लास्ट 37 ईयर्स इन द हिस्ट्री ऑफ यूपी के कॉन्सिक्यूटिवली सेम सीएम हमारे पास रहे। और बीजेपी ने इन इलेक्शंस में जो 2022 में लड़े गए थे 273 सीट्स जीती हैं ऑफ यूपी। तो अगर हम लोग बात करें टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितने रहते हैं यूपी की लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो इट इज 403। उसमें से 273 सीट्स जीत गए हैं कौन? बीजेपी। This is assembly के seats and this is this number of seats of council. As we have already discussed कि उत्तर प्रदेश is a bicameral, इसके पास assembly और council दोनों हैं। तो 100 seats council में है और assembly में 403 seats हैं of उत्तर प्रदेश। I hope this is clear. Seventh question is, who among the following has been appointed as the pro-term speaker of Uttar Pradesh Legislative Assembly? जो pro-term speaker होता है, ये temporary speaker appoint किए जाते हैं। He is a temporary speaker. इनको तब तक के लिए अपॉइंट किया जाता है जब तक के लिए हमारे पास एक परमानेंट स्पीकर अपॉइंट नहीं हो जाता है। ठीक है, तो किसको अपॉइंट किया गया है टेम्पररी स्पीकर? He is, इनका नाम है बी ऑप्शन, दैट इज रामपति शास्त्री, द प्रोटर्म स्पीकर ऑफ 22 लेजिस्लेटिव असेंबली। फंक्शन हमें समझ में आ गया है कि प्रोटर्म स्पीकर जो टेम्पररी अपॉइंट किए जाते हैं, इनके 2 काम रहते हैं, एडमिनिस्टर ओथ टू द न्यू मेंबर्स एंड एनेबल द हाउस टू इलेक्ट अ न्यू स्पीकर। मतलब एक तो ये ओथ दिलवाएंगे सारे एमएलएज और एमपीज इन लोकसभा को, और इसके अलावा इनका काम रहेगा कि हमारे पास परमानेंट स्पीकर को अपॉइंट करवाना है। तो आनंदीबेन पटेल द गवर्नर, शी अपॉइंटेड रामपति शास्त्री एज द प्रो टर्म स्पीकर, द टेम्पररी स्पीकर। विधानसभा और विधान परिषद में क्या मेजर डिफरेंसेस आ जाते हैं, यहाँ पे कुछ पॉइंटर्स डायग्राम में गिवन है। ये रिपीटेड है कि सिर्फ 6 बाइकैमरल स्टेट्स हैं, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू एंड कश्मीर, कर्नाटका एंड उत्तर प्रदेश। जो विधानसभा है इसमें 60 to 500 मेंबर्स हो सकते हैं, यानी मिनिमम 60 मैक्सिमम 500, और ये डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं बाय द पीपल, मतलब हम लोग डायरेक्टली वोट करते हैं फॉर द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी हम लोग यहाँ पे जो भेज देंगे विद द मेजॉरिटी वोट, वो अपना सीएम बना देंगे, और हर 5 साल के बाद इसके इलेक्शंस कंडक्ट किए जाते हैं, और इसके जो हेड ऑफिशियल होते हैं वो कौन रहते हैं? स्पीकर रहते हैं। विधानसभा में लेस देन 1/3 ऑफ द सीट्स ऑफ विधानसभा मेंबर्स, 1/3 ऑफ द सीट्स होती हैं जो विधान सभा में होती हैं, उसका 1/3 असेंबली का पार्ट बनती हैं। ठीक है, कैसे कैसे चूज होते हैं वो ये प्रोसीजर गिवन है, और इनको MLCs बोला जाता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिनका टर्म होता है 6 इयर्स का, और उनको हेड कौन करते हैं? चेयरमैन। विधानसभा को हेड स्पीकर और विधान परिषद को चेयरमैन ऑफ द हाउस विल हेड। सेंटर में लोकसभा में अगर हम लोग प्रोटर्म स्पीकर के अपॉइंटमेंट का आर्टिकल ध्यान में रखना चाहते हैं तो इट इज 95 क्लॉज 1। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा की सीट्स बताने की कोशिश की है मैंने। तो उत्तर प्रदेश में 80 and 31 का सेग्रीगेशन है, 80 लोकसभा की सीट्स हैं और 31 राज्यसभा की सीट्स हैं। और अगर आप कंपेयर करोगे इसको बाकी सीट्स के साथ, बाकी स्टेट्स की सीट्स के साथ, तो इट इज हैविंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स इन लोकसभा एज वेल एज राज्यसभा। और ऐसा क्यों?
क्योंकि इसकी जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है, मैक्सिमम है. So it is the most populated state of India. That is why it is having the largest number of seats in Lok Sabha, in Rajya Sabha, in Legislative Assembly as well as in Legislative Council. Moving to the 8th question. From which of the following cities CM of Uttar Pradesh launched Pulse Polio campaign? पल्स पोलियो कैंपेन शुरू किया गया उत्तर प्रदेश में. कहां से लॉन्च किया गया है? इट इज बीन लॉन्च फ्रॉम गोरखपुर. डी इज द आंसर टू द क्वेश्चन. तो गोरखपुर से इसको लॉन्च किया गया. गोरखपुर इज ऑल्सो द कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ द प्रेजेंट सीएम, यानी जो योगी आदित्यनाथ है उनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां से वो इलेक्टेड एमएलए हैं वो कौन सी है? गोरखपुर है. ठीक है, यहाँ से पल्स पोलियो प्रोग्राम लॉन्च किया गया है. और उत्तर प्रदेश में 2012 से कोई भी पोलियो का केस रजिस्टर नहीं हुआ है और इंडिया में सिंस 2011 पोलियो केस रजिस्टर नहीं हुआ है. एंड इंडिया इज 100% फ्री फ्रॉम पोलियो. ये सर्टिफिकेट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दे दिया था इंडिया को इन 2014 ओनली. और इंडिया ने जो पोलियो वैक्सीनेशन प्रोग्राम लॉन्च किया था ये ओरिजिनली दिल्ली से लॉन्च किया गया था इन 1994. दिस इज इम्पॉर्टेंट. 94 से लेकर हमने पोलियो कैंपेन चलाया एंड 2014 में इंडिया वॉज फ्री फ्रॉम पोलियो. यहाँ पे गोरखपुर का लोकेशन डायग्राम में बताया मैंने. आसपास के लोकेशंस आप देख सकते हो. संत कबीर नगर जो अभी जिस एरिया में से एक ट्राइब को हमारे पास मतलब शेड्यूल्ड कास्ट को ट्राइब में कन्वर्ट किया गया वो यहाँ पे है. और रीजन्स में देवरिया आ जाता है, राय सुल्तानपुर आ जाता है, कैंपियर आ जाता है जो आसपास पड़ता है गोरखपुर रीजन के, द कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ योगी आदित्यनाथ. ठीक है, और यहाँ पे डायग्राम में वही कुछ फेमस लोकेशंस ऑफ उत्तर प्रदेश इंक्लूडिंग गोरखपुर जो कि बुद्धिस्ट सर्किट जो रेल सर्किट लॉन्च किया गया है टूरिज्म इंक्रीज करने के लिए स्वदेश दर्शन स्कीम के अंडर, वो भी इसका पार्ट बन रहा है. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. जब हम लोग वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का बात कर रहे थे तो एक दो चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए. क्या क्या? इसके हेडक्वार्टर्स दैट इज इन जेनेवा. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जेनेवा में है एंड इट वाज एस्टैब्लिश इन द ईयर 1948. दो चीज़ें मतलब जहाँ यूनाइटेड नेशन की ऑर्गेनाइजेशन आ जाती हैं वो अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है. तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जेनेवा में, जेनेवा स्विट्जरलैंड में बेस्ड है एंड 1948 एस्टैब्लिशमेंट ईयर. यहाँ पे भी मैंने आपको कोशिश की है बताने के लिए, मार्क करने के लिए कि कहाँ कहाँ क्या क्या लोकेशन है यूपी के डिस्ट्रिक्ट्स का या सिटीज का. तो यहाँ पे गोरखपुर मार्क कर लेते हैं अगेन 7th नंबर पे. इट इज है, दिस इज गोरखपुर ऑन द मैप ऑफ यूपी. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. At which of the following places the 73rd annual convention of हिंदी साहित्य सम्मेलन was organized? किस जगह पे हिंदी साहित्य सम्मेलन ऑर्गेनाइज किया गया है? आंसर टू द क्वेश्चन इज बी, प्रयागराज. यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है 73rd एनुअल कन्वेंशन ऑफ हिंदी साहित्य सम्मेलन उत्तर प्रदेश में प्रयागराज. 1918 में इसको लॉन्च किया गया था. इट वाज ऑर्गेनाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंदौर. ठीक है, हिंदी साहित्य जो हमारे पास ये अवार्ड है. 111 ईयर्स की हिस्ट्री है इनकी कन्वेंशंस की जो प्रयागराज में सेलिब्रेट किए जा रहे हैं. इन द 111 ईयर हिस्ट्री ऑफ कन्वेंशन फॉर 7 कन्वेंशन हैज बीन हेल्ड इन प्रयागराज. 111 में से 7 हो चुके हैं प्रयागराज में. और इससे पहले मतलब 2022 से पहले वाला 94 में हुआ था एट द लोकेशन ऑफ प्रयागराज. ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट नाम आ जाता है. प्रयागराज के पास ही एक लोकेशन है. प्रयागराज का पहला नाम इलाहाबाद था, इसी को इलाहाबाद बोलते थे. अब इसका नाम क्या पड़ गया है? प्रयागराज बन गया है. राइट, इट वाज अ सिटी फाउंडेड बाय अकबर. ठीक है, अब इसको प्रयागराज मतलब व्हाई इज इट कॉल्ड प्रयागराज? ये गंगा और यमुना के कॉन्फ्लुएंस की वजह से बोला जाता है, वो बात करते हैं. इसके पास एक लोकेशन पड़ जाता है मिर्जापुर का, मतलब नियर बाय लोकेशन है प्रयागराज के मिर्जापुर, जहां से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन पास होता है. IST भी कहते हैं हम लोग इसको, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन. इंडिया का टाइम जोन इज लोकेटेड इन मिर्जापुर. पर्टिकुलर लोकेशन याद करना चाहते हो तो इट इज नैनी.
तो यूपी में ही पड़ती है ये लोकेशन, जो कि 82.5 डिग्री ईस्ट पे है। एज यू कैन सी हियर इट इज 82.5 डिग्री ईस्ट टू दैट ऑफ द ग्रीनिच मीन टाइम। ग्रीनिच मीन टाइम जो स्टैंडर्ड टाइम जोन है वो 0 डिग्री पे है और इंडिया का टाइम जोन 82.5 डिग्री ईस्ट पे है। और ये कितने आवर्स आगे है? इट इज 5 hours 30 minutes फ्रॉम द ग्रीनिच मीन टाइम। तो उत्तर प्रदेश इस चीज के लिए भी फेमस है, ठीक है। यहाँ पे मैंने प्रयागराज का मतलब समझाया कि वाई इज इट वेरी फेमस प्लेस ऑफ उत्तर प्रदेश प्रयागराज, क्योंकि यहाँ पे यमुना एंड रिवर गंगा इनका क्या होता है? कॉन्फ्लुएंस होता है। दिस इज गंगा, नीचे हमने किया यमुना, इन दोनों रिवर्स का क्या रहता है? कॉन्फ्लुएंस रहता है। दिस इज रिवर गंगा, दिस इज यमुना, और ये दोनों आके मिल जाती हैं कहाँ पे? इस लोकेशन पे। दिस इज द पॉइंट प्रयागराज, राजा ऑफ वेरियस प्रयाग्स इसको बोला जाता है, ठीक है। तो ये लोकेशन हो गया जहाँ पे गंगा यमुना सरस्वती किस टाइम पे मिलते थे। अभी क्या है? सिर्फ गंगा एंड यमुना मिलती हैं प्रयागराज लोकेशन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, who among the following from उत्तर प्रदेश was honored with नारी शक्ति पुरस्कार? इसमें से किसको नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया है? वैसे तो हमारे पास 28 अवार्ड्स दिए गए हैं, टोटल 29 वुमेन को, उसमें से 2 ऐसे हैं जो कि उत्तर प्रदेश को बिलोंग करते हैं। तो आंसर है बोथ ए एंड बी, दैट इज आरती राणा एंड नीरजा माधव। इन दोनों को दिया गया है मेरे पास नारी शक्ति पुरस्कार, एक 2020 के लिस्ट में और एक 2021 के लिस्ट में। तो 2020 की लिस्ट में आरती राणा एंड 21 की लिस्ट में नीरजा माधव को दिया गया है ये अवार्ड, नारी शक्ति पुरस्कार। इंटरनेशनल वुमेन्स डे की सेलिब्रेशन, दैट इज 8 मार्च, जो हम लोग हर साल 8 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं, उस दिन ये अवार्ड कॉन्फर किया गया। और इस डे का थीम था इस बार का जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो। सस्टेनेबल टुमारो कि आप लोग को क्या करना है? आज के टाइम के रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज करना है ताकि फ्यूचर रिसोर्सेज हार्म ना हो। दिस इज सस्टेनेबिलिटी। तो जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो, शी इज आरती राणा। इनको क्यों दिया गया है ये पुरस्कार? मतलब उत्तर प्रदेश को बिलोंग करती हैं, बट इनको दिया गया है बिकॉज वैसे ये खुद एक वीवर है, मतलब हैंडलूम वीवर हैं, और ये सिखाती भी हैं, मतलब खुद वीव भी करती हैं, बनाती भी हैं और सिखाती भी हैं। और इन्होंने कुछ ऐसा कह लो कि 150 विमेन का सेल्फ हेल्प ग्रुप खोला है, जो सब काम कर रहे हैं, सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, चीज़ों को बना रहे हैं। तो इस चीज़ के लिए इनको वुमेन एम्पावरमेंट के लिए अवार्ड दिया गया है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या होते हैं? यहाँ पे फंक्शंस गिवन है, इमरजेंसी नीड्स, मतलब इनके फंक्शंस हैं कि इमरजेंसी नीड्स देना है, इमीडिएट क्रेडिट चाहिए टू द पुअर, सोशल स्टेटस एनहांस करना है ऑफ द मेंबर्स। तो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का फंक्शन होता है। और कौन बनते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का पार्ट? इट कैन बी सोशल वर्कर्स, इट कैन बी हेल्थ वर्कर्स, विलेज लेवल वर्कर्स हो सकते हैं, बैंक्स हो सकते हैं, एनजीओज हो सकते हैं। तो मतलब ऐसा कह लो कि रूरल एरियाज में लोग मिलकर एक दूसरे की मदद के लिए छोटे छोटे ग्रुप्स बनाते हैं। और आरती राणा ने 150 लोगों का, 150 वुमेन का सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया है। इसके अलावा माधव जो है, नीरजा माधव जो है, शी गॉट द अवार्ड। इनको क्यों अवार्ड दिया गया है? बिकॉज ये हिंदी साहित्य को उन्होंने बहुत ज़्यादा मार्जिनलाइज्ड किया है, फेमस किया है, लोगों को उसके थ्रू जोड़ा है। दीज आर सम बुक्स ऑन द स्क्रीन जो उन्होंने लिखी हैं। वैसे शी रोट अ नंबर ऑफ बुक्स, दीज आर फ्यू फेमस बुक्स, जिसमें नाम हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास इनकी बुक का नाम है, करोना इज द नेम ऑफ हर बुक, नीरजा माधव का बुक, एंड अर्थात राष्ट्रवाद। दीज आर अ फ्यू फेमस बुक्स रिटन बाय नीरजा माधव। तो इनको उत्तर प्रदेश में से 2020 एंड 2021 का अवार्ड दिया गया है, नारी शक्ति पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 11 ऑन द स्क्रीन, एट विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश द 48th एडिशन ऑफ ध्रुपद मेला वॉज हेल्ड? ध्रुपद मेला 48th एडिशन कहाँ पे हुआ कंडक्ट? इट इज इन वाराणसी। इट हेल्ड इन वाराणसी। 48th एडिशन था और ये तुलसी घाट में हुआ था। वाराणसी का लोकेशन तुलसी घाट।
ठीक है। 5 डे म्यूजिकल फेस्टिवल जिसमें जो ध्रुपद है इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म्स ऑफ हिंदुस्तान क्लासिकल म्यूजिक। हिंदुस्तान क्लासिकल म्यूजिक जो प्रोमिनेंटली हम लोग बात कर देते हैं 3 कैटेगरीज में डिवाइड हो जाता है। तो हिंदुस्तान क्लासिकल म्यूजिक का पार्ट है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म है ध्रुपद, और इसके एक फेमस प्रैक्टिशियन थे, म्यूजिशियन थे मिडिवल इंडिया में, दैट वाज बेजू बावरा। ही वॉज द पर्सन जिन्होंने इसको काफ़ी ज़्यादा फेमस किया, और कहा जाता है, हिस्टोरियंस बोलते हैं कि इनका एक कंपटीशन हुआ था। ही इज़ बेजू बावरा, आपको पिक्चर में नज़र आ रहे होंगे। तो इन्होंने तानसेन को हराया था। तानसेन द फेमस म्यूजिशियन ऑफ द अकबर कोर्ट जो हम लोग याद करते हैं। तो हिस्टोरियंस कहते हैं कि इन्होंने कॉम्पिटिशन में तानसेन को हराया था। और जो हिंदुस्तान क्लासिकल म्यूजिक का बात कर लिया तो क्लासिकल म्यूजिक जो है इंडिया में वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है। इट इज़ हिंदुस्तानी, कर्नाटक एंड एक नया वर्जन जो अब आ गया है, फ्यूजन का वर्जन आ गया, दोनों को फ्यूज करके एक नया वर्जन। तो हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू जो हमारे पास टाइप्स ऑफ म्यूजिक से हिंदुस्तानी और कर्नाटक म्यूजिक में डिवाइडेड है। तुलसी घाट किस चीज के लिए फेमस है? इट इज द प्लेस जहाँ पे तुलसीदास ने रामचरित मानस की रचना की थी। तुलसी घाट इज द लोकेशन जहाँ पे तुलसी दास जी ने रामचरित मानस को लिखा था, तो इसके लिए फेमस है तुलसी घाट ऑफ वाराणसी। क्वेश्चन नंबर 12, वेयर वॉज द 19th मिलिट्री कॉपरेशन मीटिंग बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका हेल्ड? तो 19th मिलिट्री कॉपरेशन मीटिंग जो इंडिया और अमेरिका के बीच में हुई वो कहाँ पे हुई? इट हेल्ड इन आगरा। तो इट हेल्ड इन आगरा, ठीक है। 19th एडिशन था। आगरा एक बहुत फेमस सिटी है जो फाउंड किया गया था बाय सिकंदर लोदी इन 1504। सिकंदर लोदी हमारे पास लोदी डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत का पार्ट थे जिन्होंने आगरा को फाउंड किया था। कुछ फेमस मॉन्यूमेंट्स में हम लोग ताजमहल, आगरा फोर्ट जिसको रेड फोर्ट ऑफ आगरा भी बोल देते हैं, जो अकबर ने बनवाया था, इन सभी चीज़ों के लिए फेमस है। तो ये 2 दिन का मीटिंग था जो इंडिया यूएस मिलिट्री कॉपरेशन हुआ था आगरा में। इसको को चेयर किया गया था बाय 2 पीपल। वन वाज द CISC एयर मार्शल BR कृष्णा एंड अनदर वन वाज लेफ्टिनेंट जनरल स्टीफन D SK लंका फ्रॉम द US साइड। तो इन लोगों ने को चेयर किया था इस मीटिंग को और इन एंगेजमेंट्स को, मतलब इस MOUs में और इस मिलिट्री कॉपरेशन में इंडिया और US बात करना चाहते हैं और दे आर इंडल्जिंग कंट्रीज का उसको और स्ट्रॉन्ग होल्ड और नेक्स्ट स्टेप पे लेकर जाना चाहते हैं, इसलिए इनिशिएटिव लिया गया। These are the few famous monuments of Agra जिसमें हमने बात कर लिया ताजमहल का, रेड फोर्ट का। These are the few famous monuments. Question number 13 is talking about recently which of the following institutes has developed biodegradable nanoparticles? Nanoparticles biodegradable कौन से इंस्टीट्यूट ने डेवलप किए हैं? तो आंसर इज IIT कानपुर। B ऑप्शन इज द आंसर टू इट। ऐसे करके हमारे पास ये बायोडिग्रेडेबल कार्बोनॉइड मेटाबोलाइट नैनोपार्टिकल्स जिसको बनाया गया है फॉर क्रॉप प्रोटेक्शन, ठीक है। कहा जा रहा है कि जो ये नैनो पार्टिकल्स हैं कैन बी यूज्ड एज एन ऑल्टरनेटिव टू केमिकल बेस्ड पेस्टिसाइड्स। और मतलब क्या करेंगे, एक तो केमिकल बेस्ड पेस्टिसाइड्स का एक अच्छा खासा ऑल्टरनेटिव है एंड दे विल प्रोटेक्ट द क्रॉप्स फ्रॉम बैक्टीरियल एज वेल एज फंगल इन्फेक्शंस। एक चीज 2 चीजों से प्रोटेक्शन दिलवा रही है एंड दे विल रिमेन एक्टिव एट वेरी लो कंसंट्रेशंस आल्सो। मतलब जैसे पेस्टिसाइड्स तो हमें भर भर के डालने पड़ते हैं बट इनको बहुत थोड़ी क्वांटिटी में भी यूज किया जाएगा तो दे विल नॉट हैव एनी नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन सॉइल एंड द हेल्थ ऑफ द कंज्यूमर्स, ठीक है। तो ये बायो DCM नैनो पार्टिकल्स दैट विल बी रिप्लेसमेंट फॉर द केमिकल बेस्ड पेस्टिसाइड्स IIT कानपुर ने बनाए। ऐसा कुछ इसका स्ट्रक्चर नजर आता है। अगेन द हिंदी ट्रांसलेशन इज गिवन विद एवरी क्वेश्चन एवरी सोल्यूशन। आप पॉज करो और उसको गो थ्रू कर सकते हो। Talking about which of the following cities was ranked first in Uttar Pradesh in Smart City Ranking of 2022? तो कौन सी सिटी ने टॉप किया है हमारे पास स्मार्ट सिटी रैंकिंग को? तो आंसर इसका है ए ऑप्शन, दैट इज वाराणसी इज एट द टॉप। यूपी में से इट इज एट द टॉप,
ठीक है। अदरवाइज टॉप रैंकिंग में 3rd सिटी आ जाती है। अगर इंडिया लेवल का बात करते हैं, इंडिया लेवल पे अहमदाबाद टॉप पे है और उत्तर प्रदेश में से वाराणसी इज एट द टॉप, और ओवरऑल रैंक इसका कितना आया है, 3rd आया है। 100 स्मार्ट सिटीज का जो प्रोग्राम है वो 2015 में लॉन्च किया गया था। स्मार्ट सिटीज का मतलब कि इट विल हैव एवरी एमिनिटी, एवरी फैसिलिटी, चाहे वो इंटरनेट है, कनेक्टिविटी है, रोड कनेक्टिविटी है, इलेक्ट्रिसिटी है, तो हर चीज़ का यहाँ पे क्या मिलेगा, हमें बंदोबस्त मिल जाएगा। दैट इज स्मार्ट सिटी। ठीक है। अहमदाबाद जो टॉप पे है, इट इज़ ऑल्सो इंडियाज फर्स्ट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी, जिसको 2017 में बनाया गया था। इस डायग्राम में वो हर इंफॉर्मेशन गिवन है, स्टेट वाइज सिटीज भी गिवन है कि किन किन पैरामीटर्स पे इनको डेवलप किया जाएगा फॉर द पर्पज ऑफ स्मार्ट सिटी मिशन। ठीक है। और यहाँ पे इस डायग्राम में अमेनिटीज गिवन है, क्या क्या होना चाहिए। देखो, एयर कनेक्टिविटी होना चाहिए, इंटरनेट कनेक्टिविटी होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्टिविटी होना चाहिए। ये सब कुछ होगा तो हमारे पास वो सिटी क्या बनेगी, स्मार्ट सिटी। This is the last question of the slide, that is talking about what is the rank of Uttar Pradesh in the Export Preparedness Index 2021 का। रिलीज किया है इस इंडेक्स को नीति आयोग ने। इसमें रैंकिंग रहा है 6th रैंक। ठीक है। उत्तर प्रदेश was at the 6th rank in Export Preparedness Index ओवरऑल, और नीति आयोग ने इंडेक्स रिलीज किया और गुजरात हमारे पास क्या है, टॉप पे है। उत्तर प्रदेश इज एट द 6th, गुजरात एट द टॉप फॉर द 2nd consecutive टाइम। लास्ट ईयर भी गुजरात था, इस बार भी गुजरात है। वी हैव टॉक्ड अबाउट द 5 टॉप स्टेट्स, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, हरियाणा, जो इस रैंक में टॉप पे रहे हैं, एंड द 6th रैंकिंग इज ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है। नीति आयोग की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो नीति आयोग वाज एस्टैब्लिश, मतलब बेसिकली योजना आयोग, दैट इज प्लानिंग कमीशन का नाम चेंज कर कर हमारे पास क्या रखा गया था, नीति आयोग रखा गया था इन द ईयर 2015। नीति आयोग को हमारे पास इनॉग्रेट किया गया था। दोनों में जो बेसलाइन डिफरेंस है वो ये आ जाता है कि योजनाओं का निर्माण केंद्र सरकार की प्रमुख भूमिका के अंडर होता था इन योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन, वेरएज नीति आयोग में योजनाओं के निर्माण में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की सहभागिता होगी, मतलब दोनों इक्वली पार्टिसिपेट करेंगे इन द फॉर्मेशन ऑफ प्लान्स अंडर नीति आयोग, दैट वाज फॉर्म्ड इन 2015। और इसके जो चेयरमैन हैं वो बाय डिफॉल्ट कौन रहते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, that is Narendra Modi is the chairman of Niti Aayog. I hope this is clear to you people. I try to make you understand this as easy as possible language. अगर आप लोग को इसका PDF फॉर्म भी चाहिए, मतलब डॉक फाइल चाहिए, you can download it from the portal of Straight Zero. Thank you so much and happy learning.